Lellen Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। प्रधानमंत्री के कुछ बयान जो उन्होंने अलग अलग चुनावी रैलियों में दिए वो बीते दिनों से चर्चा में हैं। आज हम इन बयानों को आपके सामने रखेंगे और इनके इर्द गिर्द जो भी गतिविधियां चल रही हैं राजनीतिक, जो रिएक्शंस आ रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। बात करेंगे केंद्रीय चुनाव आयोग जिसको कहते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में एब्रीविएशन करें तो केचुआ, उस पर भी बात करेंगे, उसकी भूमिका और उससे अपेक्षाओं पर भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लेट टॉप शो। पहला बयान तारीख 21 अप्रैल, जगह बांसवाड़ा, राजस्थान। यहां प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। उनके भाषण से दो कीवर्ड निकले, पहला घुसपैठिया, दूसरा वो जिनके ज्यादा बच्चे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। इस बयान पर काफी विवाद हुआ जिस पर अभी आगे बात करेंगे, लेकिन इसी बीच दो ही दिन में प्रधानमंत्री का दूसरा बयान आया। तारीख 23 अप्रैल, जगह राजस्थान का टोक। यहां भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी पिछली बात को आगे बढ़ाया। कहा कि मैंने तो सच सामने रखा था, कांग्रेस आपसे आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की साजिश रच रही है, लेकिन उन्हें तो इतनी मिर्ची लगी कि मोदी को गाली देने लगे। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री के इन हालिया बयानों से दो खास बातें निकली जिन पर विवाद हो गया है। पहली बात, जब कांग्रेस की सरकार थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है। दूसरी बात, कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कह रहा है कि ये लोग माताओं बहनों के सोने के गहनों की जानकारी लेंगे, जब्ती करेंगे और फिर उसको संपत्ति को बांट देंगे, और बांटेंगे उसे जिसे मनमोहन सिंह ने पहला हकदार बताया था संसाधनों का। ये प्रधानमंत्री के दावे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस बयान का जिक्र किया वो अंग्रेजी में था, हम उसको हिंदी अनुवाद के साथ आपके सामने रख देते हैं। believe
our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. प्रधानमंत्री की दूसरी बात जिस पर विवाद उठा उसका कुल जमा यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है। ऐसा दावा है प्रधानमंत्री का। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है? 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र। इसमें न्याय वाले सेक्शन में एक भाग है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। इसमें लिखा है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना कराएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी और सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। हालांकि पूरे घोषणा पत्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि लोगों की संपत्ति किसी खास वर्ग, किसी समुदाय को बांट दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 6 अप्रैल को दिए एक भाषण को भी बीजेपी निशाने पर लेकर कह रही है कि इसमें ही राहुल ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही थी। हमने ये भाषण सुना तो इसमें कास्ट, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वेज की बात कही गई थी। सर्वे के बाद क्रांतिकारी कदम उठाने की बात भी कही गई थी, लेकिन यहां पर क्रांतिकारी कदम का भावार्थ नहीं बताया गया था। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। प्रधानमंत्री के इन बयानों पर विपक्षी दलों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। भारत भटकेगा नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा कि मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल भी है। ये उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया जितना मोदी जी ने गिराया है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा। पक्ष और विपक्ष से इस पर और भी बयान लगातार आ रहे हैं, एक एक करके वो भी सुनवाते हैं आपको। बीजेपी जो है ना ध्यान भटकाना चाहती है। बेरोजगारी से, महंगाई से, जो लोगों जो मुल्क में जो बलात्कारी है उनको अपने साथ लिए घूमती है। जो उन्होंने कहा था गैस सिलेंडर की कीमत 450 कर देंगे, आज 1200 की है। और कहा था 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जमा होगा, वो तो नहीं हो गया। 20 करोड़ नौकरियां तो वो दे नहीं सके। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो इस किस्म की बातें करती हैं। कभी कहते हैं मांस मछली खाने वाले हैं मुसलमान, कभी कहते हैं मंगलसूत्र भी आपका मुसलमान लेगा। तो हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने के बजाय इलावा और कांग्रेस का क्रिटिसाइज करने के अलावा इनके पास कोई मंशूर नहीं है। दिन पहले हमारे मुल्क के दूसरे आजम प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या क्या बकवास बातें उन्होंने नहीं कही। उन्होंने ये कह दिया कि भारत में मुसलमान घुसपैठी है और मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और ये तक कह दिया कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतारकर उनको दे दिया जाएगा। मोदी जी पूरे देश की संपत्ति छीनकर अपने दोस्त को दे रहे हैं। कोयला अडानी का, गैस अडानी की, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, पोर्ट अडानी की, एयरपोर्ट अडानी का, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को। आप बताइए और क्या चाहिए? देश की 82 करोड़ लोगों को कह रहे हैं 5 किलो राशन पे जिंदा रहो। ये सच है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के 21 तारीख के बयान को समुदाय विशेष के खिलाफ हेट स्पीच बताते हुए इसकी शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केचुआ से भी की है। सिर्फ ये एक बयान नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी 16 शिकायतें केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपी हैं, जैसे कि असम की जोरहाट सीट से बीजेपी उम्मीदवार तपन सिंह गोगोई पर वोटर्स को रुपए बांटने के आरोप की शिकायत, यूपी में सरकारी स्कीम के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल की शिकायत, चुनावी प्रचार में धार्मिक
छवियों और राम मंदिर के नाम के इस्तेमाल की शिकायत और ऐसी ही तमाम शिकायतें। केंद्रीय चुनाव आयोग का अभी तक इस पर यह कहना है कि शिकायत रिसीव कर ली गई है और इसका संज्ञान लिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत देश में आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग की ओर से लागू आदर्श आचार संहिता ये कहती है कि चुनाव प्रचार के दौरान ना तो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर वोट मांगे जा सकते हैं। किसी भी धार्मिक या जातीय समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण नहीं दिए जा सकते, ना ही ऐसे नारे लगवाए जा सकते हैं। चुनाव प्रचार में धर्म या जाति के प्रतीकों के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग की आचार संहिता क्या कहती है, इसे और भी स्पष्ट तौर पर समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। पूछा कि क्या कोई थिन लाइन है जो नेताओं के लिए एक तरह से कार्रवाई से बचने का एस्केप पॉइंट हो सकती है। उस आचार संहिता के मुताबिक आप किसी भी धार्मिक स्थल से वोट की अपील नहीं कर सकते। धार्मिक स्थल पर जाकर वहां से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी तरह की अपील नहीं कर सकते वोट डालने की। आप ये जरूर कह सकते हैं कि मतदान करें, लेकिन किस पार्टी को करें, किस उम्मीदवार के पक्ष में करें, इसके लिए बिल्कुल मनाही है। और अगर वो उम्मीदवार कोई भी या पार्टी का प्रतिनिधि या कोई नेता ऐसा करता है तो उसको आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और वो कार्रवाई उसके खिलाफ चुनाव प्रचार पर 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे की रोक के रूप में भी हो सकती है और ये इस अवधि को और बढ़ाया भी जा सकता है। यानी थिन लाइन की बात आप कर रहे हैं। थिन लाइन ये है कि वो हर चीज में नेताओं ने या भारत में नागरिकों ने हर कानून की काट कर रखी है और उनको ये पता है कि किस चीज का उपाय क्या है। अगर 150 मीटर का दायरा है या 200 मीटर का दायरा है जहां आप किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतीक चिन्ह नहीं दिखा सकते हैं, तो ऐसे में कई लोगों ने ऐसा किया है कि ठीक 150 मीटर, 151 मीटर या 200 मीटर का दायरा है तो 201 मीटर पर जाकर वो प्रतीक चिन्ह दिखाते हैं। यानी हर चीज के लिए कोई ना कोई काट है। तो ये थिन लाइन ये है कि वो धार्मिक स्थलों पर तो नहीं जाते, लेकिन धर्म के नाम पर शब्द बदलकर और वोट तो जरूर मांगते हैं। इसी आचार संहिता के नियमों को सामने रखकर कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री के भाषणों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री की कही बात ऐसी है कि जिस पर कार्रवाई हो सकती है? अगर नहीं तो क्यों नहीं हो सकती? अगर हाँ तो क्यों वो कार्रवाई होनी चाहिए? ये भी हमने एक्सपर्ट से पूछा। तो संभव नहीं है कि किसी के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं होगी कि वो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है या वो नेता विपक्ष है। ऐसे में 2-3 तरह की चीजें जो देखने में आई हैं वो होती हैं। अव्वल तो ये कि निर्वाचन आयोग अगर गड़बड़ी पाता है तो निर्वाचन आयोग सामने वाले, अगर उसकी पहली बार गड़बड़ी है तो एक सेंश्योर पास करता है जिसमें ये बताता है कि आयोग उनकी कार्रवाइयों से, उनके कृत्य से नाराज है, असंतुष्ट है और इसलिए आयोग उनको चेतावनी देता है कि आइंदा इस तरह की गलती नहीं हो, तो आप इस तरह की गलती भविष्य में ना दोहराएं। लेकिन अगर कोई ऐसा लगता है कि जो आचार संहिता का उल्लंघन है वो गंभीर उल्लंघन है, तो ऐसे में उनके चुनाव प्रचार पर रोक भी लगाता है निर्वाचन आयोग। और कई बार 24 घंटे की, कई बार 48 घंटे की, 72 घंटे तक की रोक हमने देखी है जिसमें निर्वाचन आयोग ने उनको चुनाव प्रचार करने से रोका है। और उसका भी उपाय लोग निकाल लेते हैं। जब योगी आदित्यनाथ पर रोक लगाई गई थी तो आदित्यनाथ 76 घंटे तक अलग अलग जगहों पे जाते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो जाहिर है कि उससे ना तो वो धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, वो कुछ नहीं कहते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और वहां से चले आते थे। विपक्ष मौके मौके पर यह आरोप भी लगाता रहा है कि चुनाव आयोग का डंडा सत्ता पक्ष पर कम चलता है और विपक्ष पर ज्यादा। मसलन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2023 में राहुल गांधी ने जब बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, तब चुनाव आयोग ने राहुल को नोटिस जारी किया था। हाल ही में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर एक विवादित आपत्तिजनक टिप्पणी की जो ठीक नहीं थी। इसकी भी शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए सुरजेवाला को 48 घंटे तक प्रचार करने से रोक दिया था। दूसरी तरफ बीती 16 अप्रैल को चुनाव आयोग ने एक बयान जारी किया, बताया कि आचार संहिता लगने के 1 महीने के करीब 200 शिकायतें 1 महीने में आयोग के पास आई हैं और इनमें से 169 पर एक्शन लिया गया है। 51 शिकायतें बीजेपी की तरफ से करवाई गई, जिनमें से 38 मामलों में कार्रवाई की गई। कांग्रेस की तरफ से 59 शिकायतें आई, जिनमें से 51 मामलों में कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से 90 शिकायतें आई, जिनमें से 80 मामलों में कार्रवाई की गई। ये चुनाव आयोग का कहना है। फिलहाल इन सारी बातों के केंद्र में प्रधानमंत्री का बयान है और चुनाव आयोग है। इस दिशा में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको विश्लेषण सहित बताते रहेंगे। आज की बड़ी खबर यहीं तक। अब चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी बिहार के सीमांचल इलाके से। यहां की
पूर्णिया लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यहां से पप्पू यादव की निर्दलीय उम्मीदवारी ने इंडिया गठबंधन के समीकरणों को ऊपर नीचे कर दिया है। समझाते हैं कि कैसे। कुछ समय पहले पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। तब चर्चा चली थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर शायद चुनाव लड़ें, लेकिन यहां आरजेडी के कोटे से बीमा भारती को टिकट मिल गया और वो बन गई इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी। 4 अप्रैल को पप्पू यादव ने इस सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया। इसके बाद शुरू हुआ आरजेडी और पप्पू यादव के बीच बयानबाजियों का दौर, जो यहां तक आ पहुंचा है कि तेजस्वी यादव ने इशारों में यह कह दिया कि आप या तो हमें चुनिए यानी इंडिया को चुनिए या एनडीए को चुनिए। इसका मतलब यह था कि पप्पू यादव को मत चुनिए। आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। तेजस्वी यादव ने 22 अप्रैल के रोज कटिहार में एक जनसभा के दौरान यह बयान दिया था। इस बयान को खबर बनते देर नहीं लगी। पप्पू यादव ने भी तेजस्वी पर पलटवार करते हुए सांप बिच्छू तक का उदाहरण की उपमा दे डाली। बाहर से आप आकर के मेरे ही मिट्टी, जिसने हमको पैदा किया, मेरी मिट्टी ने, मेरे खून ने, पूर्णिया के और कोसी, सीमांचल, मधेपुरा, पूर्णिया के लोगों ने हमको लड़ना सिखाया, मरना सिखाया, जज्बा दिए, और पप्पू यादव को ही आप यहाँ आकर के गाली गलौज करते हो, आप निजी हमले करते हो। मैंने तो कभी किसी के लिए नहीं किया। पप्पू यादव का यह भी कहना है कि उन्हें हराने के लिए एनडीए के अलावा आरजेडी के बड़े नेता भी पूर्णिया में कैंपिंग कर रहे हैं। यानी उनका कहना है कि आरजेडी पप्पू यादव को हराने के लिए पूरा दम लगा रही है। बिहार की राजनीति को लंबे वक्त से कवर कर रहे पत्रकार बताते हैं कि 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार के खिलाफ भी आरजेडी ने पूरा दम लगा दिया था जब वो बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे। जानकार इसकी वजह ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के विपक्ष में कन्हैया या पप्पू यादव जैसे नेताओं के राइज से असहज महसूस करते हैं। पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार है और इंडिया गठबंधन का आधिकारिक प्रत्याशी जो पूर्णिया में है वो बीमा भारती है। इसलिए कांग्रेस के तरफ से कोई समर्थन नहीं हो सकता है। कांग्रेस का कोई नेता उनके समर्थन में रैली नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि पप्पू यादव की जो पत्नी है, राज्यसभा सांसद है छत्तीसगढ़ से, रंजीत रंजन, वो कांग्रेस की है, वो भी चुनाव प्रचार में नहीं है, बिल्कुल गैर हाजिर है। और उनके बेटे जो कांग्रेस में है वो भी उनके साथ नहीं है। पप्पू यादव अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के समर्थन की तो इस तरह से सामने आके समर्थन करने की तो बात बिल्कुल मुमकिन लगती नहीं है। ये बात तो हुई तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच चल रही अदावत की। अब बात थर्ड पार्टी यानी कांग्रेस की। पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी का समर्थन हासिल है, लेकिन यह समर्थन कहीं दिखाई सुनाई क्यों नहीं दे रहा। पूर्णिया पर कांग्रेस के रुख को लेकर एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं वो भी सुनिए। देखिए, तेजस्वी कम से कम अब तक जितना चुनाव हुआ उसमें सबसे ज्यादा ताकत पूर्णिया में लगाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी कल भी पूर्णिया में थे, आज भी पूर्णिया में है और कहा जा रहा है कि कल भी पूर्णिया में रहेंगे। तेजस्वी के साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि मनोज झा और संजय यादव जैसे राज्यसभा सांसद राजद के जो तेजस्वी के रणनीतिकार हैं वो भी पूर्णिया में है, और कई विधायक और कई नेता राजद के पूर्णिया में हैं। ये सब मिलके पूर्णिया में कैंपेन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो वहाँ राजद का कोर वोट है जो अभी पप्पू यादव के साथ खड़ा नजर आ रहा है वो राजद के पाले में आ जाए। तो वो पूरी ताकत लगा रहे हैं तेजस्वी यादव की पूर्णिया में किसी भी तरीके से अगर बीमा भारती न जीते तो कम से कम पप्पू यादव हार जाए। वो ऐसा लग रहा है कि वो पप्पू यादव को हराने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। और हम लोग को याद है कि पिछले चुनाव में 2019 में तेजस्वी यादव और राजद ने इसी तरह से ताकत लगाई थी कन्हैया को हराने की। तो ये दोनों चीजें जो समझ में आती है वो दिखती है कि तेजस्वी यादव कन्हैया और पप्पू यादव जैसे नेताओं से बिहार में इनके राइज होने से असहज है। अगर एनडीए में कोई ऐसा नेता राइज हो जाए तो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्षी धड़े में कोई ऐसा मजबूत नेता जो आगे चल के कभी भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती दे सकता है, वो नहीं चाहते कि बिहार में ऐसा कोई नेता विकसित हो, कोई डेवलप हो, पप्पू यादव जीत जाए या कन्हैया जीत जाए, वो नहीं चाहते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि इस बार कन्हैया को बिहार में टिकट नहीं मिली, उन्हें दिल्ली से उतारा गया, जबकि वो दिल्ली से उस जगह से लड़ने के लिए बिल्कुल अनिच्छुक थे। तो वजह यही है कि राजद और तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि विपक्षी धड़े में कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट नेता हो जो आगे चल के तेजस्वी के नेतृत्व को चुनौती दे, या फिर कांग्रेस में ही कोई ऐसा नेता आ जाए। कांग्रेस में हमेशा से हम लोगों ने देखा है कि बिल्कुल ऐसे नेता रहे हैं जिनका कोई जनाधार नहीं रहा है।
अपना जनाधार नहीं रहा। पप्पू यादव ऐसे नेता है जो पूरे बिहार में घूमते हैं, लोगों से उनका कनेक्ट है, लोगों से मिलना जुलना है। किसी को इलाज कराना हो तो पप्पू यादव से संपर्क कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई घटना हो तो उससे संपर्क कर सकता है। वो 24 घंटे उपलब्ध रहता है। अब बारी है अगली सुर्खी की। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 23 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के को फाउंडर रामदेव और कंपनी के एमडी बालकृष्ण को एक बार फिर फटकार लगी। मामला भ्रामक विज्ञापन और अदालत की अवमानना का है। पतंजलि ने कोर्ट के सामने भी माफी मांगी और अखबारों में भी माफीनामा छपवाया था, लेकिन उनके सार्वजनिक माफीनामे पर जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कई सवाल उठाए। अभी आप स्क्रीन पर 22 अप्रैल के अलग अलग अखबारों में छपे पतंजलि के माफीनामे देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों द्वारा एफिडेविट पेश करने के बाद भी हमने विज्ञापन प्रकाशित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम इसके लिए माफी मांगते हैं, भविष्य में हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने इन अखबारों में छपे माफीनामे अदालत के सामने रखे। इस पर जस्टिस हेमा कोहली ने पूछा कि क्या माफीनामे का साइज भी आपके विज्ञापनों के साइज के बराबर है। रोहतगी ने जवाब दिया कि माफी 67 अखबारों में प्रकाशित हुई थी, इसकी कीमत लाखों में है। कोर्ट में आज क्या क्या हुआ बता रही हैं इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट कनु शारदा। कोर्ट की पहली टिप्पणी ये थी कि क्या आपकी अपॉलॉजी का साइज उतना ही है जितना आपके नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट्स का होता है। इस पे उनके वकीलों ने कहा कि वो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जो है वो कोर्ट के सामने अभी उन्होंने नहीं फाइल किए हैं, वो पूरे दिन के प्रोसेस में फाइल कर देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम कदम उठाते हुए सारी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, मतलब देश भर की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज और यूटीज की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज जो ऐसी कंपनीज को दवाइयां बनाने के लाइसेंस देती है, उन सबको इस केस में शामिल कर लिया है। और शामिल करके उन्होंने ये बोला है कि वो भी इस केस में आए और बताएं कि ऐसे विज्ञापनों पे कैसे नकेल कसी जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है, जितनी भी कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कंपनीज हैं, जैसे नेस्ले, तमाम तरह के शैम्पूज और तमाम तरह की चीजें जो ये क्लेम करती हैं कि वो मेडिकली प्रूव्ड है, वो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के दायरे में आती हैं। और क्या जो है सेंटर की जो मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने आईएनबी मिनिस्ट्री को भी इसमें शामिल कर लिया है और आयुष मिनिस्ट्री तो ऑलरेडी इसमें शामिल थी, तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री भी अब आगे आएगी सामने इस केस में। तो तमाम तरह का जो दायरा हम देख रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत बढ़ता जा रहा है इस पूरे केस में। कोर्ट ने पतंजलि को निर्देश दिया है कि वो बड़े साइज में माफीनामे का विज्ञापन फिर से जारी करें। अब इस मामले में 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। अखबारों का एक जो पूरा पन्ना होता है वो करीब 51 बाई 33 सेंटीमीटर का होता है, यानी आधा पन्ना बैठता है करीब 25 बाई 33 का। आधे पन्ने का ही विज्ञापन पतंजलि ने 10 जुलाई 2022 को कुछ अखबारों में दिया था, जो भ्रामक था, जिसमें कई बीमारियों के आयुर्वेद से इलाज का दावा किया गया था। अब अखबारों में जो माफीनामा छपवाया है एक छोटे से विज्ञापन के बराबर, जिसके साइज का अंदाजा लगाएं तो वह मुश्किल होगा 5 बाई 3 का या उससे भी कम, यानी विज्ञापन से कम 5-7 गुना छोटा माफीनामा। और अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। पश्चिम बंगाल कांग्रेस में 23 अप्रैल का दिन काफ़ी उठापटक वाला रहा। पश्चिम बंगाल कांग्रेस यूनिट के महासचिव बिनॉय तमांग को पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों का दोषी पाया गया है। तमांग ने दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की बजाय बीजेपी के जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं राजू बिस्ता, उनके लिए वोटिंग की अपील की थी। बिनॉय तमांग ने कहा था कि वो लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग से बीजेपी उम्मीदवार राजू बिस्ता को अपना समर्थन देंगे। प्रमुख गोरखा नेता बिनॉय तमांग कुछ महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उनसे जुड़ी ये खबर अहम है क्योंकि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जो यहाँ के 2 प्रमुख बड़े ज़िले हैं, वहाँ पर गोरखाओं या नेपाली भाषी लोगों की आबादी 40% से ऊपर है। जलपाईगुड़ी में भी इनकी संख्या करीब 7% है। इस नाते ये पश्चिम बंगाल का वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा डेवलपमेंट है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री परेशानी में हैं और इसीलिए अब उन्होंने ध्रुवीकरण का रास्ता अपना लिया है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि वो अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करा है वो विश्व गुरु की नहीं, विश्व गुरु की है। जयराम रमेश 23 अप्रैल को उदयपुर में थे। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ही उन्होंने ये बात कही। असम के नागांव जिले का एक छोटा सा ग्रामीण ब्लॉक है रूपाही। यहाँ 23 अप्रैल को राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। ये सभा काफ़ी चर्चा में रही अलग अलग वजहों से।
रूपाही एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हेमंत बिस्व शर्मा यहां रैली के दौरान बांग्ला भाषी मुस्लिम मतदाताओं से मिले। भीड़ ने शर्मा के साथ मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और जवाब में हेमंत बिस्व शर्मा ने मंच से फ्लाइंग किस उछालते हुए भीड़ से आई लव यू कहा। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में रहा। साथ में चर्चा में रहा हेमंत का मंच से हौले हौले डांस करते हुए भी एक वीडियो। और अब बारी है आज के चुनावी किस्से की। इस बार के चुनाव में पप्पू यादव, रविंद्र सिंह भाटी जैसे तमाम निर्दलीय उम्मीदवार चर्चा में बने हुए हैं। निर्दलीयों की अपनी पॉलिटिक्स रहती है और कई बार ये गेम चेंजर भी साबित होते हैं। आज संक्षेप में बात निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनावी इतिहास की। 1951-1952 में हुए पहले आम चुनाव में 37 निर्दलीय सांसद चुने गए थे। 57 के चुनाव में 42 निर्दलीय सांसद बने। 1962 में 20, 1967 में 35 निर्दलीय सांसद जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद निर्दलीय जीतने वालों की संख्या लगातार कम होती रही। हाल में 2014 में 3 तो 2019 में सिर्फ 4 निर्दलीय ही जीत सके। निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग भी उठ चुकी है। विधि आयोग ने 2015 में सरकार से जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 4 और 5 में संशोधन की सिफारिश की थी। कहा था कि सिर्फ पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत दी जानी चाहिए। तर्क दिया था कि ज्यादातर निर्दलीय या तो डमी कैंडिडेट होते हैं या फिर गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते। हालांकि निर्दलीयों पर कोई रोक नहीं लगी थी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।